नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो आधुनिक नैतिक कहानियां होती हैं ना, जिन्हें हम मॉरल स्टोरीज कहते हैं, उनका ढांचा आखिर कैसे तैयार होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्रिएट मॉरल स्टोरी इन हिंदी की कला के पीछे क्या राज है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज हम इन कहानियों की बनावट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले कहानियों की मूल रचना, फिर नायकों का शुरुआती संघर्ष, उसके बाद दया और अच्छे कर्मों का महत्व, फिर जादुई शक्तियों की एंट्री, कर्म, लालच और मेहनत के बीच का चुनाव, और अंत में बुराई पर अच्छाई की शानदार जीत। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, कहानियों की रचना और उनकी नींव। देखिए, एक नैतिक कहानी सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के लिए नहीं होती। ये पूरी तरह से कर्म और धर्म यानी हमारे एक्शंस और हमारी ड्यूटीज पर टिकी होती है। इसमें जादुई यथार्थवाद यानी मैजिकल रियलिज्म का तड़का लगाकर ये बिल्कुल साफ साफ दिखाया जाता है कि अच्छे और बुरे कर्मों का असल नतीजा क्या होता है। यही वो बेसिक फाउंडेशन है जो क्रिएट मॉरल स्टोरी इन हिंदी के पूरे प्रोसेस को इतना गहरा और अर्थपूर्ण बनाता है। अब आते हैं भाग 2 पर, नायकों का संघर्ष, या यूं कहें कि उनके जीवन में कठिनाइयों की शुरुआत। हमारी कहानियों में नायक की शुरुआत हमेशा एक गहरी मुसीबत से होती है। जरा इन दो अलग अलग हालातों को देखिए। एक तरफ सुमन और काजल हैं, जिनकी दुष्ट सौतेली माँ कौशल्या उन पर इतने जुल्म करती है कि उनकी छोटी सी नवजात बहन अनन्या को कूड़ेदान में तक फेंकाती है। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ना। और दूसरी तरफ माहिरा की कहानी है, जो अचानक अपनी बेकरी की नौकरी खो देती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपनी बच्ची के जन्मदिन के लिए एक छोटा सा केक तक नहीं खरीद पाती। ये दोनों ही स्थितियां हमें बताती हैं कि हीरो को शुरुआत में बिल्कुल बेबस और लाचार दिखना होता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, दया और अच्छे कर्म, जो असल में पूरी कहानी को पलट कर रख देते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कर्मों का फल आखिर कैसे मिलता है। इसके 3 बिल्कुल स्पष्ट स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक बेहद हताश कर देने वाली स्थिति का सामना करना। स्टेप 2, बिना किसी स्वार्थ के किसी पर दया करना या मदद करना। और फिर स्टेप 3, जिसके बाद होती है जादुई मदद की एंट्री। इन कहानियों में ये 3 कदम हमेशा एक के बाद एक आते ही हैं। उदाहरण के तौर पर सुमन और काजल की माँ विमला को ही ले लीजिए। उसने केले के पेड़ों की देखभाल बिल्कुल अपने बच्चों की तरह की। दूसरी कहानी में माहिरा ने तालाब के पानी से एक घायल पक्षी के घाव धोए और उसकी मदद की। आप देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी लेकिन बिल्कुल निस्वार्थ बातें ही वो मंच तैयार करती हैं जहां से आगे जाकर जादू और चमत्कार होते हैं। यही हमें ले जाता है भाग 4 पर, जादुई शक्तियों का वरदान यानी अलौकिक शक्तियों का बीच में आना। अब इन कहानियों में जादू अलग अलग रूपों में आ सकता है, लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम है ना, वो हमेशा नायक के फेवर में होता है। एक कहानी में जादुई केले के पत्ते का गाउन मिलता है। किसने दिया? एक बात करने वाले पेड़ ने, क्योंकि वो विमला की सेवा से बहुत खुश था। और इससे क्या हुआ? बच्चियों को काम मिला और वो अपनी बहन से वापस मिल पाईं। दूसरी तरफ एक घास से बना जादुई चॉकलेट केक, जो एक भेष बदली हुई परी ने दिया था। और इसका नतीजा, माहिरा की एक बहुत ही सफल बेकरी खुल गई। परी के इस डायलॉग पर जरा ध्यान दीजिए। ये जादुई घास का केक तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और ये कभी खराब नहीं होगा। मतलब कभी खराब नहीं होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि माहिरा को जो वरदान मिला है वो असीमित है, बिल्कुल फूल प्रूफ है। ये ऐसा चमत्कार है जो कभी खत्म नहीं होगा। अब हम आते हैं भाग 5 पर, कर्म, लालच और मेहनत के बीच का वो सबसे अहम और नैतिक चुनाव। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि माहिरा इस जादू के मिलने के बाद क्या करती है। वो अपनी बेटी से बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है, हमें इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें इसे अपना रोजगार बनाना चाहिए और कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। उसने सिर्फ मुफ्त की चीजों के लिए जादू का इस्तेमाल नहीं किया, उसने जादू को अपनी मेहनत के साथ मिलाया और जिंदगी में आगे बढ़ने का बिल्कुल सही रास्ता चुना। और बिल्कुल यही चीज काजल और सुमन ने भी की। उन्होंने उस जादुई पेड़ से मिले पत्तों का इस्तेमाल करके इतने खूबसूरत गाउन बनाए जो कभी खराब नहीं होते थे। उन्होंने भी जादू को बस एक खैरात की तरह नहीं लिया, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। और इसी व्यवहारिक उपयोग की वजह से मशहूर फैशन डिजाइनर सौम्या की नजर उन पर पड़ी और उन्हें एक बहुत ही शानदार नौकरी मिल गई। और अब भाग 6, बुराई पर अच्छाई की जीत, जहां सारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता है।
अंत में आकर हमें एक बहुत ही कड़क कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे हीरोज हैं जो जीत जाते हैं, तीनों बहनें वापस मिल जाती हैं और माहिरा की अपनी एक बहुत बड़ी बेकरी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ खलनायकों का पूरी तरह से पत्ता साफ हो जाता है। वो दुष्ट सौतेली माँ कौशल्या और वो शराबी आलसी पिता सुरेश दोनों बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाते हैं। ये दिखाता है कि बुरे कर्मों का पतन होना बिल्कुल तय है। ये ब्रह्मांड का अपना तरीका है संतुलन बनाने का। तो अगर हम क्रिएट मॉरल स्टोरी इन हिंदी के पूरे फॉर्मूले को देखें तो ये 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहला, ईमानदारी से की गई कड़ी मेहनत का फल हमेशा मिलता है। दूसरा, बुरे कर्मों की एक ना एक दिन बहुत सख्त सजा जरूर मिलती है। और तीसरा, सच्ची दयालुता और निस्वार्थ भाव हमेशा किसी न किसी रूप में आपके जीवन में जादू जरूर लेकर आते हैं। अब आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जादू और कर्मों के इंसाफ की ये पुरानी थीम आज के मॉडर्न दौर की कहानियों में भी इतनी जबरदस्त हिट क्यों है? क्या ये इसलिए है क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने अंदर इस दुनिया को एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष जगह के रूप में देखना चाहते हैं? सोचिएगा जरूर। इस श्रोत सामग्री के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।